हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपना जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें लास्ट क्लास में हमने मेंडल के लॉ है उनके बारे में डिस्कस किया था कि भाई कौन कौन से लॉ दिए हैं और वो हर एक लॉ क्या स्टेट करते हैं। वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर रही थी। मेंडल एक्सपेरिमेंट हमने कंप्लीट डिटेल उसकी पढ़ ली थी। आज की क्लास में हमें सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इवोल्यूशन का बेसिक हमें पढ़ना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब एक जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कैसे हम पता कर सकते हैं और ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है कि फादर पे डिपेंड करेगी या मदर पे डिपेंड करेगी कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका सेक्स फीमेल होगा या मेल होगा, उसका जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हमें आगे यहाँ पे पूरा डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन। न्यूबॉर्न बेबी है उसका जेंडर है उसको कैसे डिटरमाइन हम करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है, और किस चीज पे वो डिपेंड करेगा कि ये पेरेंट्स के गैमेट, पेरेंट्स में फादर के गैमेट पे डिपेंड करेगा या मदर के गैमेट पे डिपेंड करेगा, वो देखना है। तो ह्यूमन बीइंग है उसमें मेनली जो सेक्स है इंडिविजुअल का वो जेनेटिकली डिटरमाइन किया गया है। मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्स वाई, जो क्रोमो उसका उससे डिटरमाइन करते हैं एक्स वाई से। वाई है वो स्पेशल मेलनेस के लिए होता है, और फीमेल का बात करें तो उसमें एक्स एक्स क्रोमोजोम इनको द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इनको जेनेटिकली हम डिटरमाइन करते हैं। इन अदर वर्ड्स द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स have assumed that similar gene set are inherited from both parents, कि जो पेरेंट से जो जीन ट्रांसफर हुए हैं जो कि हमारे जो जेंडर को डिटरमाइन करेंगे वो कौन से जीन है वो ट्रांसफर हुए सिमिलर जीन दोनों से। मान लो कि फादर से भी एक्स क्रोमोजोम आ जाए और मदर से भी एक्स आ जाए, तो सिमिलर जो जीन है वो ट्रांसफर हुए जो कि एक फीमेल का एक जो फीमेल न्यूबॉर्न बेबी है वो होगी। तो जो जीन सेट ऑफ जीन्स कैसा ट्रांसफर हुआ है वो ही प्रोसेस है, वो हम किस में पढ़ते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में एक न्यू बॉर्न बेबी के जेंडर के बारे में हमें कैसे पता चलेगा वो हमें पढ़ना है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मदर फादर से अगर सेम टाइप ऑफ जीन आते हैं तो जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जेंडर क्या होगा। अलग 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 जो अगर जो जीन सेट आता है तो उस टाइम पे जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जेंडर क्या होगा वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये देखिए हमारे पास दो पेरेंट गैमेट हैं, मेल एंड फीमेल। जो फीमेल होती है उसके पास दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स ही प्रेजेंट होते हैं। सेम क्रोमोसोम यहाँ पे उसके पास प्रेजेंट होते हैं। सेम जो जीन सेट है वो सेम प्रेजेंट होता है। लेकिन मेल के पास होता है एक्स एंड वाई। जो वाई क्रोमोसोम होता है ये स्पेशली किसको रिप्रेजेंट करता है, मेलनेस को। मेलनेस को रिप्रेजेंट करता है और कोई काम नहीं होता है इसका। जो वाई क्रोमोसोम है ये सिर्फ मेलनेस को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ से हमारे पास गैमेट एक्स आता है और यहाँ से तो आएगा ही एक्स, यहाँ से तो हमेशा मदर से तो हमेशा ही क्या एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि उसके पास तो जो क्रोमोसोम सेट है उसमें दोनों ही क्या प्रेजेंट है, एक्स प्रेजेंट है। अगर यहाँ से भी एक्स आया और फादर से भी एक्स आता है तो जो जाइगोट फॉर्मेशन होगी, न्यू बोर्न बेबी होगा, हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो होगा डॉटर। जो न्यू प्रोजेनी है वो होगी फीमेल। और अगर बात करें कि हमारा यहाँ जो फादर है उससे आता है वाई क्रोमोजोम और मदर से तो आएगा एक्स। तो मदर से हमेशा एक्स आएगा वो तो हमें पता है। तो फादर से अगर वाई आता है तो जो न्यू प्रोजेनी होगी वो होगा मेल। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जेंडर होगा मेल। तो ये चीज फादर पे डिपेंड करती है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा या वो फीमेल होगा। अगर एक्स क्रोमोसोम आता है तो फीमेल होगी, न्यू प्रोजेनी है वो। और अगर वाई क्रोमोसोम आता है तो वो प्रोजेनी मेल होगी। अपनी सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर किसी को कंटिन्यूअसली लड़कियां होती जा रही है तो उसके लिए मदर को ब्लेम किया जाता है, जो कि गलत होता है। मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है क्योंकि मदर के पास तो सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। वो तो जब भी
प्रेगनेंसी कंसीव करेगी उस हर टाइम पे उसके पास एक्स क्रोमोसोम है, वही पास करेगी फ्यूजन के टाइम पे। और ये चीज फादर पे डिपेंड करती है कि फादर से एक्स क्रोमोसोम पास हुआ है ड्यूरिंग फ्यूजन या फिर वाई क्रोमोसोम पास हुआ है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसका जो जेंडर है वो क्या होगा। तो ये हो गया सेक्स डिटरमिनेशन प्रोसेस। यहाँ से कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या अब एमसीक्यू टाइप वाला जो सिस्टम है उसमें भी क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं कि भई फादर का जो क्रोमोसोम सेट है वो कौन-सा होगा? एक्स वाई क्रोमोसोम जो सेट है ये फादर के पास होता है, फीमेल में प्रेज़ेंट होता है या मदर में प्रेज़ेंट होता है? जो न्यूबॉर्न बेबी है वो मेल होगा, फीमेल होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन टर्म है ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव की गई थी जिसका मतलब है अनरोल। इवोल्वर नाम का मतलब एक वर्ड है, लैटिन वर्ड, जिससे जो इवोल्यूशन की टर्म है वो इवॉल्व की गई थी। इवोल्यूशन का मतलब है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फॉर्मेशन होना किसी सिंपल फॉर्म से। जो लाइफ की सिंपल फॉर्म है उससे किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म की फॉर्मेशन हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब बहुत सारा टाइम लगेगा उस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली चलने के लिए, क्योंकि हमने वेरिएशन वाली जो प्रोसेस आगे हम पढ़ चुके हैं वेरिएशंस के बारे में, चेंजमेंट के बारे में बार-बार। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ते आ रहे कि भई कोई भी वेरिएशन आ रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो एक ही जनरेशन में शो नहीं होता, वो बहुत सारी जनरेशंस के बाद वो चेंजमेंट हमें दिखाई देता है, एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होती हुई हमें दिखाई देती है वहाँ पे। तो एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बाद किसी लाइफ फॉर्म जो सिंपल लाइफ फॉर्म है उससे कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इवोल्यूशन बोल सकते हैं। देखते हैं इसके नोट्स। द टर्म इवोल्यूशन हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड evolver मीन्स अनरोल। लैटिन वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है इवोल्यूशन वर्ड को। इवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ। जो इवोल्यूशन है वो क्या है? सीक्वेंशियल ग्रेजुअल डेवलपमेंटल हो रहे हैं किसके? कॉम्प्लेक्स फॉर्म के। कहाँ से? फ्रॉम सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ। सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ है वो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता जा रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो रही है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ओवर द कोर्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये नहीं कि 1 साल में हो गया, 2 साल में, ऐसा नहीं। बहुत सारी जनरेशंस के बाद वो जो चेंजमेंट है वो शो हो रहा है, वो डेवलपमेंट है वो शो हो रहा है। एक सिंपल लाइफ है वो कॉम्प्लेक्स लाइफ में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इवोल्यूशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशंस के पास धीरे-धीरे टाइम पीरियड के बाद उसमें क्या हो रहे हैं? मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, चेंजमेंट आ रहे हैं और उसी को हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन बोलेंगे। इवोल्यूशन है वो मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, केमिकल इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन जब अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ था, तो उस टाइम पे जो इवोल्यूशन हुए थे, जो चेंजमेंट आए थे, उसको हम बोलेंगे केमिकल इवोल्यूशन। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो अ, अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन होने के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म हो उनमें जो चेंजमेंट आ रहे हैं, तो वो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखते हैं दोनों के दोनों हमें अभी। ये देखिए, केमिकल इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन को बात करें तो जो फॉर्मेशन है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से किस में कन्वर्ट हुए? सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हुए हैं। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनसे सिंपल फॉर्म में जो सब्सटेंसेस थे, जो एलिमेंट्स थे वो कन्वर्ट हुए। लेकिन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम द सिंपल, यहाँ से सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उल्टा है दोनों में। यहाँ पे केमिकल इवोल्यूशन में जो एलिमेंट्स हैं उनका कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जो सिंपल लाइफ फॉर्म है उससे क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बन रही है। टाइम ऑफ अकरेंस की बात करें तो जो केमिकल इवोल्यूशन है वो कब किस टाइम पे हुआ था? इट अकर्ड एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ उस टाइम पे केमिकल इवोल्यूशन हुआ था। लेकिन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करें तो ये अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है, स्टिल अकरिंग। मतलब लाइफ फॉर्म हुई थी तब से स्टार्ट हो गया था और अभी तक कंटिन्यूअसली ये चलता ही आ रहा है। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो केमिकल इवोल्यूशन इरिवर्सिबल है, लेकिन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो क्या है?
रिवर्सिबल है। स्पीड ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो केमिकल इवोल्यूशन की स्पीड फास्ट थी, लेकिन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो स्पीड है वो स्लो है, क्योंकि लाइफ फॉर्म है वो चेंज हो रहा है, काफी जनरेशंस का पीरियड निकल जाता है, काफी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है वो निकल जाता है, उसके बाद वो चेंजमेंट हमें शो होने स्टार्ट होते हैं। ये जो केमिकल इवोल्यूशन ये किसने दिया था? एएल एप्टिन, इन्होंने ये जो केमिकल इवोल्यूशन है ये दिया था, और जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इन्होंने जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसके बारे में बताया था। तो जो केमिकल और इवोल्यूशन है वो होगा कि भाई कॉम्प्लेक्स एलिमेंट से सिंपल एलिमेंट, सिंपल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है, उसको हम केमिकल इवोल्यूशन बोलेंगे। ये जो केमिकल इवोल्यूशन है ये कब हुआ था? जब लाइफ की ओरिजिन हुआ था अर्थ के ऊपर, उस टाइम पे केमिकल इवोल्यूशन हुआ था। इरिवर्सिबल इवोल्यूशन है वो केमिकल इवोल्यूशन है, इसकी स्पीड फास्ट होती है। केमिकल इवोल्यूशन की जो स्पीड है वो फास्ट होगी। एल ओप्रिन ने इसके बारे में बताया था। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करें तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इसमें क्या होगा? सिंपल लाइफ फॉर्म से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म की फॉर्मेशन होगी। अभी तक ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, जब से अर्थ पे लाइफ फॉर्म हुई थी तभी से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, और अभी कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती जा रही। रिवर्सिबल फॉर्म है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, स्लो प्रोसेस है, और दिया किसने था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने इसके बारे में बताया था। तो ये हो गया जो टाइप्स है इवोल्यूशन के उनके बारे में। फिर बात करते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये पहले भी हम हेरिडिटी वाले पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से इनके बारे में मैं बता रही हूँ। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होंगी जब एक इंडिविजुअल का बर्थ हो चुका, आफ्टर बर्थ उसके अंदर कोई चेंजमेंट आ रहा है, उसकी बॉडी के अंदर, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंजमेंट आ रहा है, तो वो है एक्वायर्ड ट्रेट्स। और ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होंगी ये नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होती है, ना ही तो इसके पेरेंट्स से इसके अंदर आई है ये, और ना ही जो इंडिविजुअल है उससे उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी होगी, नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसमें ये ट्रेट्स पास होती है। ना ही ये किसी प्रकार का कोई इवोल्यूशन है वो शो करती है। इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन सी होगी? जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मतलब वो करेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते जा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होगी, और इनके अंदर डायरेक्ट इवोल्यूशन नहीं होगा, धीरे धीरे स्लोली जो चेंजमेंट आएंगे ट्रेट्स के अंदर वो शो करती है। तो एक बार इनके डिफरेंस देख लेते हैं। These are the traits which are developed in an individual due to special condition। ये किसी, मान लो किसी का एक्सीडेंट ही हो गया, कोई स्पेशल कंडीशन अराइज हो गई, उस टाइम पे ये ट्रेट्स का डेवलपमेंट होता है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ कट गया या पैर कट गया, तो ये तो है नहीं कि अब उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी उसका भी हाथ पैर कटा हुआ ही आएगा, ये तो होगा नहीं। तो क्या है? ये एक्वायर्ड ट्रेट्स है, ये हमारे एक्सटर्नल किसी भी बॉडी पार्ट को, फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफेक्ट करते हैं। आफ्टर बर्थ हम ये जो ट्रेट है इनको गेन करते हैं। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसमें ये ट्रांसफर नहीं होंगी। दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, इनके अंदर डायरेक्ट इवोल्यूशन नहीं होगा। लो वेट ऑफ स्टार्विंग बेटल, एग्जाम्पल दे रखा है जो वेट था बीटल्स का, जो स्टार्विंग बीटल्स थी उनका जो वेट था वो क्या हो रहा था, और अगर उनको फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से वो कम आ रहा था। अब ये तो है नहीं कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें भी चेंजमेंट शो होगा, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट इवोल्यूशन शो नहीं होता। फिर जो नेक्स्ट है इनहेरिटेड ट्रेट्स, these are the trait which are passed from one generation to the next generation। ये इनहेरिटेड ट्रेट्स है, ये वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होगी। दे गेट ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, प्रोजेनी में नेक्स्ट जनरेशन में सेम एज इट इज करेक्टर्स वो पास होंगे, कुछ वेरिएशंस आते हैं उस टाइम पे। दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्व, यहाँ पे कैन नॉट नहीं आएगा, दे कैन डायरेक्ट इवोल्व, डायरेक्टली इवोल्व होंगे, टाइम पीरियड लगेगा लेकिन ये इवोल्व होंगे। और यहाँ पे आप एग्जांपल इसमें इसकी जगह हाइट या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हाइट से रिलेटेड या फिर स्किन कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड वो एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हो। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स आफ्टर बर्थ जो कैरेक्टर्स हम गेन करते हैं वो होंगी एक्वायर्ड ट्रेट्स, नेक्स्ट जनरेशन में वो पास नहीं होंगी।
इनहेरिटेड ट्रेट्स जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो फैक्टर्स पास होंगे उनको हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया कि सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस है वो क्या होती है, उसमें किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि न्यू प्रोजोनी है वो उसका जेंडर मेल है या फीमेल है, वो हमने डिस्कस कर लिया। इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन के कितने टाइप्स हैं और इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होती है। इसी के साथ जो अपना चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये फिनिश होता है। इसमें जो थ्योरी दी गई है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है और इसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन दे रखा है, हॉर्स इवोल्यूशन दे रखा है इस चैप्टर में, वो हमें नहीं करना क्योंकि अब की बार के सिलेबस में वो हमारे नहीं है। तो आपको अब की बार जो अपना 2021 और 2022 का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो आगे इवोल्यूशन की डिटेल्स है, अलग-अलग थ्योरी दी गई है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वो या फिर ह्यूमन इवोल्यूशन है या फिर हॉर्स इवोल्यूशन उनके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना। हमें इसमें सिर्फ इवोल्यूशन का बेसिक देखना था, इवोल्यूशन होता क्या है, कितने टाइप का है, वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड आगे जो अलग-अलग थ्योरीज़ दी गई हैं, अलग-अलग क्लू दिए गए हैं जो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि इवोल्यूशन की प्रोसेस ऐसे चलती है, वो सारी डिटेल्स हमें नहीं पढ़नी है। ये अपना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर इसी के साथ होता है फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आवर एनवायरनमेंट। जो कि 5 नंबर का दिया गया है, 5 मार्क्स का ही है वो, सबसे मतलब कम वेटेज उसी की है, लेकिन वो चैप्टर भी हम कवर करेंगे, वहाँ से एनटीएससी में भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कुछ और नॉर्मली भी आपको उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आवर एनवायरनमेंट के साथ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।